हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी। आपके सेकंड पेपर के थर्ड यूनिट की चर्चा हम कर रहे हैं और इन दिनों हम इमाम दुर्कहीम के समाज में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में भी वही चर्चा जारी रहेगी। आज हम इस चर्चा का चतुर्थ भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप विद्यार्थियों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सावयवी एकता क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दुर्कहीम ने सावयवी एकता को निर्मित करने में जो श्रम विभाजन की भूमिका है समाज में, उसके संबंध में क्या विचार रखे हैं। Durkheim says that as the societies become large, the struggle for existence increases as the pressure on resources increases. दुर्कहीम ये कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है किसी समाज की, उसका आकार बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उन पर दबाव भी बढ़ता चला जाता है और इसलिए जो जीवन के लिए संघर्ष है, जो अस्तित्व के लिए संघर्ष है, वह भी और अधिक इंटेंस और अधिक तीव्र होता चला जाता है। तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, ज़िंदा रहने का जो एक संघर्ष है, अस्तित्व का जो संघर्ष है, वो बढ़ जाता है क्योंकि संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला जाता है। Durkheim explains this through two terms, namely material density and moral density. तो दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है दुर्कहीम ने, दो अवधारणाओं का इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए से स्थिति को समझाया है। एक तो है मटीरियल डेंसिटी, भौतिक घनत्व, और दूसरा है मॉरल डेंसिटी यानी नैतिक घनत्व। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इनको समझ लें। Material density refers to the number of people residing in 1 kilometer area. In other words, it refers to the density of population. तो जो मटीरियल डेंसिटी है, भौतिक घनत्व है, उससे तात्पर्य यह है कि एक दिए हुए क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगर हम वो क्षेत्र 1 किलोमीटर माने तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं वह कहलाती है मटीरियल डेंसिटी यानी भौतिक घनत्व। तो ये एक तरह से जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, किसी भी जन क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व को बतलाता है कि कितनी अधिक जनसंख्या है, कितने अधिक लोग एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वह बताता है भौतिक घनत्व। और moral density on the other hand refers to the intensity of interaction among the people. तो दूसरा जो moral density जिसकी बात दुर्कहीम कर रहे हैं, वो नैतिक घनत्व जिसे वो कह रहे हैं, वो वास्तव में लोगों के बीच की आपसी अंतर्क्रिया है। वो कहते हैं कि जितना अधिक लोग एक साथ रहते हैं एक दिए हुए क्षेत्र में, उतना ही उन लोगों के बीच आपस में जो स्ट्रगल है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी संसाधन है वो सबको चाहिए, लेकिन चूँकि जनसंख्या ज़्यादा होती है तो इसलिए सबके लिए वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना कठिन हो जाता है और इसलिए आपस में एक स्ट्रगल, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग एक दूसरे के साथ लगातार कंपटीशन की स्थिति में रहते हैं, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं, उनके बीच इंटेंस इंटरेक्शन होता है, तीव्र उनके बीच में अंतर्क्रियाएं होती हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मॉरल डेंसिटी है, जो आपस के इंटरेक्शंस हैं, आपस के अंतर्क्रियाएं हैं और उससे निर्मित आपसी संबंध हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि ये भी बढ़ता है, ये भी इंटेंस हो जाता है, ये भी तीव्र हो जाता है। Durkheim argues that with the increase in material density, the interaction between members also increases. तो जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, उसी तेज़ी से मॉरल डेंसिटी भी बढ़ती है, नैतिक घनत्व भी बढ़ता है, अर्थात लोगों के बीच में जो स्ट्रगल है, जो आपसी इंटरेक्शंस हैं, आपसी अंतर्क्रियाएं हैं, वो भी तीव्र हो जाती हैं, उनमें भी वृद्धि हो जाती है। देयर इज़ इंटेंस स्ट्रगल एंड कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। और
ये जो जनसंख्या वृद्धि है, ये जो मटीरियल डेंसिटी का बढ़ना है, वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही लोगों के बीच अस्तित्व का जो संघर्ष है वो बढ़ता जाता है, जो आपसी प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती जाती है, और समाज जो है वो बन जाता है एक ऐसा समूह जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ निरंतर संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। In order to minimize the struggle, division of labor based on specialization, merit and reward is devised. तो अब कहते हैं कि जब स्थिति इतनी विकट हो जाती है, जब संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है, उस समय जो समाज में श्रम विभाजन है वो एक तरह की युक्ति है उस स्ट्रगल को मिनिमाइज़ करने की, उस संघर्ष को कम करने के लिए। तो समाजों ने डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन को इसलिए निर्मित किया ताकि जो अस्तित्व का संघर्ष है लोगों के बीच, उसको कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके, उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, कम किया जा सके। तो डिवीज़न ऑफ लेबर बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, यानी विशेषीकरण, जिसे कहते हैं कि आप किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता हासिल कर लें, किसी एक कला में आप दक्ष हो जाएं और आप वही काम करें। तो वो कहते हैं दुर्खीम की वास्तव में डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, समाज में श्रम विभाजन जो है, वो एक तरीका है जिसके माध्यम से जो अस्तित्व के लिए संघर्ष है, जो तीव्र प्रतिस्पर्धा है समाज में, उसको कम करने की कोशिश की गई, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई। और वो कहते हैं कि समाज को अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनके विशेषीकरण के आधार पर, और जो सदस्यता है अलग अलग ग्रुप्स की, वो योग्यता के आधार पर या पुरस्कार के आधार पर, जो जितना योग्य है उसके अनुसार उसका जिसके पास जितना स्पेशलाइजेशन है, जितना विशेषीकृत योग्यता है, उसके अनुसार समाज को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे ये हुआ कि जो संघर्ष है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और जो आपस में पूरे समाज में जो संघर्ष चल रहा था उसको कुछ हद तक मिनिमाइज़ किया गया। द सोसाइटी ब्रेक्स डाउन इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स which are based on specific qualities or basis, so that members of a particular group are in competition with members of their own group only and not with other groups. तो क्या किया गया कि समाज को सेगमेंटलाइज कर दिया गया, उसको अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया गया। हर खंड का अपना विशेषीकृत ज्ञान है, कौशल है, दक्षता है, और वह जो व्यक्ति हैं वो अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बाकी लोगों के साथ उनका संघर्ष खत्म हो गया क्योंकि बाकी लोग अलग काम कर रहे हैं। तो हर ग्रुप चूँकि उसकी अपनी विशेषता है, अपनी दक्षता है, अपना कौशल है, तो हर व्यक्ति जो है वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ ही संघर्ष में है, बाकी लोगों के साथ उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है। इन दिस वे द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज़ मिनिमाइज्ड। तो इस तरह से कुछ हद तक जो संघर्ष है समाज में अस्तित्व का, उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। ऑल्सो सिंस ईच ग्रुप और सेगमेंट स्पेशलाइजेस इन वन और मोर लिमिटेड एरियाज, द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है समाज के संदर्भ में, वो ये होता है कि चूँकि हर जो ग्रुप है, हर जो सेगमेंट है समाज का, वो अपना एक निश्चित कार्य कर रहा है, उसकी अपनी निश्चित विशेषताएं हैं। तो दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक नीड्स के लिए, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उस ग्रुप पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास ही उस कार्य को करने की योग्यता और दक्षता है, या उसके पास ही वह विशिष्ट गुण हैं जिसके ज़रिए उस काम को किया जा सकता है। तो हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर निर्भर हो जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। This interdependence of the various segments of society leads to cooperation and solidarity, which Durkheim refers to as organic solidarity. तो अब क्या होता है कि चूँकि हर सेगमेंट अलग अलग काम कर रहा है, या हर सेगमेंट की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, और दूसरा सेगमेंट जो है वो अपनी कुछ नीड्स के लिए
उन पर ही निर्भर है। तो इस तरह हर ग्रुप दूसरे ग्रुप पर निर्भर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और इस तरह से चूँकि निर्भरता है इसलिए हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कोऑपरेट करता है, उसके साथ सहयोग करता है, उसके साथ सामंजस्य बिठाता है, और इस तरह आपसी निर्भरता जो है ग्रुप्स की, वो समाज में एक तरह का संगठन, एक तरह की सॉलिडारिटी पैदा करते हैं। Thus, according to Durkheim, division of labor and resultant specialization is the underlying factor behind solidarity in society. तो वो कह रहे कि जो मूल प्रश्न था उनका कि समाज में एकता कैसे रहती है, उसका उत्तर है डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा, श्रम विभाजन के द्वारा, स्पेशलाइजेशन के द्वारा, विशेषीकरण के द्वारा। वो ये कहते हैं कि हर समाज का हर एक भाग अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, उसकी अपनी विशिष्ट प्रकार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं समाज के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चूँकि हर ग्रुप अपना अपना काम करता है और हर दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये जो पारस्परिक निर्भरता है अलग अलग सेगमेंट्स की एक दूसरे पर, वो उनमें आपस में एकता और संगठन पैदा करती है, और सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं, और इस तरह से समाज में एकता या संगठन निर्मित होता है। तो कुल मिलाकर के दुर्खीम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, जो सावयवी एकता है, वो वास्तव में डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, स्पेशलाइजेशन के कारण, श्रम विभाजन के कारण, विशेषीकरण के कारण पैदा होती है। और जितना ज़्यादा समाज विकसित होता है उतना ज़्यादा ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो स्पेशलाइजेशन है, वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप आदिम समाजों से लेकर के और आधुनिक औद्योगिक समाजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ आदिम समाज है वहाँ सबसे कम आपको विशेषीकरण मिलेगा, बहुत कम श्रम विभाजन मिलेगा। वहाँ आपको सब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मिलेंगे, हर फन मौला मिलेंगे, हर व्यक्ति हर काम जानता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप कृषक समाजों की तरफ आएँ, ग्रामीण समाजों की तरफ आएँ, नगरों, कस्बों, नगरों, फिर महानगरों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो श्रम विभाजन है, विशेषीकरण है, स्पेशलाइजेशन है, वो बढ़ता ही चला जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो डेवलप्ड सोसाइटी है उसमें आपको सबसे ज़्यादा श्रम विभाजन, सबसे ज़्यादा विशेषीकरण दिखाई देगा। और ये कारण है, वो कह रहे हैं, श्रम विभाजन जो है समाज में, वह जो है समाज में एकता और संगठन पैदा करता है। तो दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के संदर्भ में आपको इतना ही बताना था। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको सूचनाएं दी गई वो आपको उपयोगी लगी होंगी। आप सभी से दरख्वास्त है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप अपनी जो किताबें आपको बताई गई हैं उनको भी देखें, और उसके आधार पर जो समझ आपकी विकसित हो रही है उसके आधार पर आप अपने नोट्स बनाएं और परीक्षा के लिए तैयारी करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।